नमस्कार दोस्तों, संदेश के रेड पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय अनलॉक 2 चल रहा है और अनलॉक 2 में काफ़ी कोचिंग स्कूलें विद्यालय सारे बंद हैं। काफ़ी क्या, सभी कोचिंगें लगभग बंद चल रही हैं। तो कोचिंग बंद होने की वजह से काफ़ी बच्चों की पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो चुकी है। काफ़ी बच्चे इस समय पढ़ाई से दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, वही बच्चे सफल होंगे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चे थक मार के बैठ गए हैं कि अरे जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, अभी कोई वैकेंसी हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहा है या कोचिंग चल नहीं रहा है, तभी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तभी मैं क्यों पढ़ूं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे लगातार कंटिन्यू मेहनत करते जा रहे हैं वो ही सफल होंगे, क्योंकि ये कहावत कहा गया है कि जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है। केवल 22 वर्ष की उम्र में आईपीएस ऑफिसर बनने वाले सफीन हसन का कहना है कि जब भी आपको लगे कि आप चारों तरफ से घिर गए हैं या जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप समझ लेना कि ये वही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आज मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 में जो पेपर कराया गया था उसी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं। ये प्रैक्टिस सेट इतना इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का पेपर देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। और एक बात और कि यदि अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में, ध्यान दीजिएगा, एक ऑफिस है और उस ऑफिस में टोटल 50 लोग हैं। कुल कितने लोग काम करते हैं ऑफिस में? 50 लोग काम करते हैं। कह रहा 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये टोटल 18 लोग हैं जो कि ये दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। 18 लोग ये टोटल क्या करते हैं? दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा कि और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये टोटल 26 लोग हैं जो कि किससे का प्रयोग कर रहे हैं? बाएं हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 18 लोग दाएं हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, 26 लोग बाएं हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। फिर प्रश्न में क्या कर रहा है कि और दो ऐसे हैं जो अपने दोनों हाथों का, दोनों हाथ का मतलब जो दाएं का भी प्रयोग करे और बाएं का प्रयोग करे। तो अब हमको इसको कैसे बनाना होगा? हम दोनों को ओवरलैप करेंगे। यानी अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम हम कुछ ऐसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि जो दो लोग कह रहा है कि दोनों हाथ का प्रयोग करते हैं तो दो यहां पर आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप इसको किसके दिखा रहे हैं? दाएं हाथ से। इसको आपने दिखाया था किससे? बाएं हाथ से आपने दिखाया था। अब दाएं हाथ में टोटल जो 18 हम ले रहे थे, तो 18 ये पूरे गोले में जाना चाहिए और उस 18 में आपका 2 भी आना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर 26 की बात करेंगे, जो 26 लोग बाएं हाथ से लिख रहे हैं, तो ये 26 टोटल का मतलब इस पूरे गोले में 26 आएगा। मतलब ये जो 2 होगा वो 26 में क्या होगा? इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें कि केवल दाएं हाथ से कितने लोग लिख लेते हैं, यानी अगर इतने भाग की बात करें तो इतने भाग में टोटल कितने लोग आएंगे, ये हम देखें कितना होगा। तो इस 18 में हम 2 क्या करेंगे? यहां माइनस कर लीजिए। आप लिखेंगे 18 माइनस 2, ठीक है। आप 18 माइनस 2 कर देंगे तो टोटल यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो केवल दाएं हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। हम यहां क्या कर लेंगे? 18 माइनस 2, तो 16 जो ऐसे होंगे जो केवल दाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से केवल बाएं हाथ का कितने लोग प्रयोग करेंगे? इसका मतलब हम देखें तो इतने भाग में कुल कितने लोग आएंगे? तो 26 में 2 अगर हम माइनस कर देंगे तो 24 लोग ऐसे होंगे जो केवल क्या करेंगे? बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो 16 लोग निकल कर आया है वो बाएं हाथ से नहीं लिख सकते हैं, वो केवल दाएं से लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम इस 24 की बात करते हैं तो 24 लोग सिर्फ बाएं हाथ से लिख सकते हैं, वो दाएं हाथ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 लोग ऐसे थे जो दोनों हाथ का प्रयोग कर रहे थे। तो 18 जो टोटल इस गोले में आ रहा था, 18 में 2 माइनस कर देंगे तो 16 केवल दाएं हाथ का प्रयोग करेंगे और 26 में 2 माइनस कर देंगे तो 24 केवल बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। अब आपसे प्रश्न क्या जानना चाहता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं?
कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते, मतलब इस टोटल 50 में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लिख नहीं सकते हैं। तो हम काम करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 16, 2 और 24, टोटल जोड़ी कितना होगा, हम इसको मिटा दे रहे थोड़ी देर के लिए। यहां से टोटल हम जोड़ेंगे, 16 लोग थे जो दाएं से लिख रहे थे, 2 लोग ऐसे थे जो दोनों हाथ से लिख सकते थे। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो 24 ऐसे होंगे जो बाएं हाथ से लिख रहे हैं। तो टोटल जोड़ेंगे, 6 2 8 4 12 होगा और 2 1 3 1 4 आएगा। तो 42 लोग ऐसे हैं जो लिख सकते हैं, लेकिन यहां प्रश्न कह रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं। तो टोटल 50 में से हम ये 42 माइनस करेंगे, तो जो 8 लोग बचेगा वो लिख नहीं सकते हैं, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अब हम आरआरबी एनटीपीसी का अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कई क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी इस तरह का जो प्रश्न है उसको बड़े ध्यान से समझेंगे, और जो भी आप प्रैक्टिस शीट ले रखे हैं या रीजनिंग की किताब ले रखे हैं तो उसको आप पूरा सही से लगाएंगे, और कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा उसका, निम्नलिखित में से विषम शब्द का पता लगाएं, और आपके सामने वेबकैम, स्पीकर, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन, ये 4 लिखे हुए हैं, और इन चारों में से आपको ये बताना है कि ऑप्शन में कौन ऐसा है जो सबसे आपको विषम दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें स्मार्टफोन हो, डिजिटल कैमरा हो, वेबकैम है। समझ में आ रहा है कि देखिए, डिजिटल कैमरा फोटो ले सकते हैं, वेबकैम से ले सकते हैं, स्मार्टफोन में भी कैमरा आता है, लेकिन स्पीकर चीज एक सबसे आपको अलग दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो स्पीकर क्या होगा, सबसे अलग होगा, ठीक है ना। तो चूंकि विषम पता करना था, विषम का मतलब क्या होता है कि 4 अगर आपका दे रखा है, ये 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन ऐसा है जो आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे, वही आपका विषम शब्द, या इसी को बोलते हैं ऑड वर्ड, मतलब जो सबसे क्या हो, अलग दिखाई दे आपको। तो इसका उत्तर क्या होगा, स्पीकर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए आरआरबी एनटीपीसी के अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहा गया है, पता लगाएं कि इनमें से कौन सा समूह का नहीं है। मतलब इसमें भी आपको ऑड छांटना है, यानी आपको विषम छांटना है। और आप देख रहे हैं कि वृत्त, वर्ग, आयताकार, त्रिभुज, अष्टकोण, ये कुछ लिखा हुआ था, और इसमें से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 4 वर्ग, वृत्त, त्रिभुज और अष्टकोण दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग हो, त्रिभुज हो, चाहे अष्टकोण हो, इसमें सरल रेखाओं का प्रयोग होता है, लेकिन वृत्त को बनाने के लिए सरल रेखाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। या वृत्त कहेंगे तो एक प्रकार से गोला है, बाकी में आपका गोला नहीं बनेगा। तो वृत्त क्या होगा, सबसे ऑड होगा, या आपका वृत्त सबसे विषम होगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वृत्त निकल कर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग की किताब में इस प्रकार का जो प्रश्न है, जो क्लासिफिकेशन वर्ड का है, उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चलेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो मालूम करना है कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। ध्यान दीजिएगा, कक्षा में टोटल 54 छात्र हैं, और इस 54 में 24 लोग ऐसे हैं, 24 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दूध पीते हैं। यानी इसमें टोटल 24 लोग हैं जो कि दूध पीते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 28 छात्र ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे हम कि चाय वाले में 28 रख दीजिए, ये टोटल आपका क्या होगा, 28 लोग होंगे जो चाय पिएंगे। फिर कह रहा है कि 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। 8 छात्र ना तो चाय पी रहे हैं ना तो ये दूध पी रहे, 8 कुछ नहीं पीते हैं। तो प्रश्न क्या कहना चाहता है कि मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं, का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अब कैसे निकालेंगे,
बात थोड़ी सी अलग हो गई यहाँ। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम मान लेते हैं कि ये दूध का है और ये चाय का है। दूध वाले में टोटल आपका 24 लेने के लिए कहा गया था और चाय में कितना 28 कहा गया था। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, 24 आपका दूध पी रहे थे, 28 आपका चाय, और 8 लोग ऐसे थे जो कुछ भी नहीं पी रहे थे। 8 ऐसे थे जो कुछ भी नहीं पी रहे थे। अगर हम टोटल जोड़ें तो 8 8 16 16 4 कितना होगा 20 आ जाएगा, और 2 2 4 2 6, टोटल 60 हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे कक्षा में तो टोटल कितने हैं, 54 छात्र ही हैं, तो यहां पर 60 कैसे हो गया, 60 कैसे हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, ये 60 ऐसे हुआ कि 24 छात्र जो दूध पी रहे थे, इसमें कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो चाय भी पी सकते हैं, दूध के साथ साथ वो चाय भी पी सकते हैं। या 28 छात्र जो चाय पीते हैं, वो 28 में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि आपका दूध भी पी सकते हैं। तो यही हमको पता करना है कि यहां पर कितने लोग निकल कर आएंगे। तो अब एक काम करते हैं, यहां पर जोड़ने पर 60 आया है और टोटल कक्षा में छात्र कितने 54 है, तो हम 60 में 54 माइनस करेंगे। 60 में अगर 54 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 आएगा। इसका मतलब ये 6 लोग ऐसे होंगे जो दूध भी पी सकते थे और आपका चाय भी पी सकते थे। तो अगर 6 हम यहां रख रहे हैं, तो अगर आपसे कहे कि ये बता दीजिए कि केवल दूध, या ध्यान दीजिएगा, केवल दूध पीने वाले छात्र कितने थे, क्योंकि जो 24 है वो केवल नहीं दिया, ये 24 लोग ऐसे हैं जो दूध भी पीते थे, और उसमें कुछ लोग आपका कुछ मतलब 6 लोग चाय भी पीते थे। इस 24 में तो दूध तो पीते थे, लेकिन 6 ऐसे थे जो दूध और चाय दोनों पीते थे। तो 24 में अगर हम इस 24 में अगर इस 6 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा 18। 18 2 20 4 24। 18 लोग ऐसे हैं जो केवल दूध पीते थे, यानी ये 18 लोग चाय नहीं पीते थे, वो सिर्फ दूध पीते थे। उसी तरीके से अगर चाय की बात करें कि कितने लोग चाय केवल पीते थे, तो 28 में अगर ये 6 जो था वो माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 22, यानी 22 लोग ऐसे थे जो केवल क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे। ये 22 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पी रहे थे। तो अब जरा जोड़कर देख लिया जाए कि क्या टोटल अब हमारा 54 के बराबर आ रहा है। जोड़ेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। 18 लोग सिर्फ दूध पी रहे थे, 6 लोग दोनों पी सकते थे, 22 लोग केवल चाय पी रहे थे, और इसमें 8 लोग ऐसे थे, कितने 8 छात्र ऐसे जो कुछ भी नहीं पी रहे थे। तो जरा टोटल जोड़ के देखें क्या 54 के बराबर सही है। अगर ऐसा होता है तो 6 हमारा सही उत्तर आएगा जो प्रश्न वो पूछा था। जोड़ेंगे तो 8 2 10 10 6 16, और 16 8 कितना होगा 16 4 20 4 24 हो जाएगा। 2 2 4 और 1 5। आप देखिए 54 मतलब कुल के बराबर, कक्षा के छात्र के बराबर आ रहा है। तो इसमें जो प्रश्न वो चाहता था पूछना आपसे कि कितने छात्र ऐसे हैं जो दूध व चाय दोनों पी रहे हैं, तो दोनों में कॉमन कितना हो रहा है 6 कॉमन हो रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी 6 इसका सही उत्तर होगा। अब हम आरआरबी एनटीपीसी के अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपने देखा कि इस टाइप का अब तक आपको 2 प्रश्न दिखाई दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप की जो भी प्रश्न है आप उसको अच्छे से लगाएंगे। जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का पेपर देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आरआरबी एनटीपीसी ही एक ऐसा आपके पास ऑप्शन है कि अगर उसमें आप पूरी मेहनत के साथ कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उसमें सफल हो जाए, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी आपके सामने है नहीं, लेकिन जो वैकेंसी आ चुकी है अगर उसमें थोड़ा सा दम लगाएंगे तो निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं, ए की माता वाई है, ए का पुत्र सी है, एक्स का पुत्र बी है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जैसे कह रहा है हम ब्लड रिलेशन के प्रश्न को बनाते चलेंगे, क्योंकि हम आपको ऑफलाइन क्लास में बताएं कि ब्लड रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि कह रहा है एक्स और वाई बहनें हैं, तो ध्यान दीजिएगा
एक्स और वाई को बहन बोला है, तो हमने क्या किया, दोनों पे गोला लगा दिया। आप चाहे तो माइनस साइन भी दिखा सकते हैं, क्योंकि महिला को माइनस से भी दिखा सकते हैं या ब्रिज से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। पुरुष को प्लस से या तो त्रिभुज से, जो आपको सही लगे। क्योंकि एक्स वाई बहने कह रहा है, फिर कह रहा है कि ए की माता वाई है। इस ए की माता कौन है, वाई है। आगे कह रहा है कि ए का पुत्र सी है। ध्यान दीजिएगा, पहले कहा कि ए की माता वाई है, तो हम ए की माता क्या कर दिए, वाई कर दिए। क्योंकि जहां पर भाई बहन की बात करता है तो समान पीढ़ी के लिए हम ऐसे लाइन बनाते हैं। जहां पर पिता पुत्र की बात करेगा या माता पुत्र की बात करता है तो एक पीढ़ी की अंतर के लिए एक लाइन हम नीचे कर देते हैं। और अगला कह रहा है कि ए का पुत्र सी है, फिर एक पीढ़ी का अंतर कह रहा है, और एक पीढ़ी अंतर कहेगा तो फिर एक लाइन क्या करेंगे, हम नीचे कर देंगे। और ए का पुत्र सी बोल रहा था, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, ए का पुत्र सी कर देंगे। फिर कह रहा है कि x का पुत्र b है, इस x का पुत्र कौन है, b है। अब यहां पर कहना क्या चाहता है, निम्न में से कौन सा सही कथन है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है कि b व a चचेरे भाई हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जेंडर क्लियर भले नहीं है, तो हम इसको या तो पुरुष मान सकते हैं या तो महिला मान सकते हैं। अब बात है कि इन ऑप्शन में से कौन सही, हमको यह बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो एक्स और वाई का पुत्र ए है। कह रहा है कि एक्स और वाई का पुत्र ए है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वाई का पुत्र है। अगर एक्स की बात करेंगे तो एक्स इसकी मौसी लगेंगे, ठीक है ना। पुत्र ये भी लगेगा लेकिन एक्चुअल पुत्र नहीं बोला जाएगा, तो ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। बी का पिता एक्स है, बी की माता एक्स है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है सी की दादी माँ एक्स है, तो सी की दादी माँ एक्स कैसे हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं, पे ध्यान दीजिएगा कि पिता की जो माता होती है वो दादी लगती है, तो ये ऑप्शन भी अलग कर दीजिए। यहां पर बी व ए चचेरे भाई का मतलब कजिन ब्रदर, देखिए किसको बोलते हैं, मेरे चाचा का लड़का हो, मामा का लड़का हो, मौसा का लड़का हो, फूफा का लड़का हो, ये कजिन ब्रदर में आते हैं। तो यहां पर ए और बी की बात करेंगे तो ये दोनों कजिन ब्रदर में निकल कर आएगा, मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, ए निकल कर आएगा, जो कि बी व ए चचेरे भाई है। तो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन निकल कर आएगा। अब हम आरआरबी एनटीपीसी के अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और चूंकि अगला जो आपका एनटीपीसी का पेपर होगा तो पैटर्न बिल्कुल कुछ इसी तरीके का रहेगा, तो आप प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि रैंकिंग से समझ में आ रहा है या तो फिर ये सीटिंग अरेंजमेंट दोनों में देता है, किसी भी चैप्टर में दे सकता है। प्रश्न क्या है, रमेश से दिनेश बड़ा है। रमेश से दिनेश बड़ा है, तो काम कर लेते हैं, पहले यहां रमेश बना लीजिए, और इस रमेश से बड़ा कौन है, दिनेश, तो यहां दिनेश कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, दिनेश से बोमन छोटा है। क्योंकि दिनेश से तो रमेश भी छोटा है, अब या तो बोमन को हम यहां कर सकते हैं या तो बोमन आपका यहां भी हो सकता है। क्योंकि बोमन के अगर निर्धारित नहीं है कि बोमन रमेश से बड़ा है या बोमन रमेश से छोटा है, अगर निर्धारित यहां प्रश्न में एक लाइन और कह दिया होता तो आसानी से यहां जो पूछा इनमें से सबसे छोटा कौन है वो हम बता सकते। ये बोमन का स्थान निर्धारित है ही नहीं कि बोमन यहां रहेगा कि यहां रहेगा, और जब स्थान निर्धारित नहीं हो और सबसे छोटा पूछ रहा कौन है तो आप बता नहीं पाएंगे, इसका मतलब पता नहीं लगा सकते। ये आपका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो अब हम आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो 2016 में पेपर में पूछे हुए प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कह रहा है सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। जरा इसको बनाते हैं, कहना चाहता है कि सभी खिलाड़ी क्या हैं, ये मजबूत हैं, तो मजबूत बना लीजिए। अगली लाइन में क्या है कि सभी सशक्त लोग लंबे हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगली लाइन यहां तीसरा देखेंगे तो अजीत को बोला सशक्त है, तो यहां अगर कुछ या सभी कुछ भी नहीं जुड़ा होता तो हम मान लेते हैं कि यहां पर सभी होना चाहिए।
यानी आप पढ़ सकते हैं सभी अजीत सशक्त हैं। तो एक काम कर लेते हैं, दूसरा से पहले हम तीसरा लाइन को बना लेते हैं। तो अगर हम तीसरा बनाने जाएंगे तो अजीत कर लीजिए और इसको उठा करके क्या करिए, सशक्त कर लीजिए। और इसमें क्या क्या कह रहा है, सभी सशक्त लोग लंबे हैं। ये सभी सशक्त लोग क्या कह रहा है, लंबा कह रहा है। तो हमने लंबा बना लिया। अब 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी, और चारों में से कौन सा सही है ये बताना है। पहला कह रहा अजीत एक खिलाड़ी है, ध्यान दीजिएगा खिलाड़ी यहां पर है और अजीत यहां लिखा है। क्या पहला सही होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा, गलत होगा। क्योंकि मैं आपको पहले बताया हूं कि तभी सही होगा जब दोनों एक ही गोला में हो। और एक बात ध्यान दीजिएगा, न्याय निगमन में मैं बताता हूं कि जब भी छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जाते हैं तो निष्कर्ष सभी और कुछ दोनों मिलता है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो निष्कर्ष केवल किसमें मिलता है, कुछ में मिलता है। ये हम न्याय निगमन चैप्टर जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसमें हम आपको कायदे से करवाते हैं, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट पेपर के साथ। तो अब पहला आपने देखा गलत है। अगला कह रहा अजीत लंबा है, तो भाई ध्यान दीजिए अजीत छोटे गोले से अंदर जाएंगे तो लंबा निकल के आ रहा है। और चूंकि हमने बोला यहां पर कि अगर यहां कुछ या सभी में से कुछ भी ना लिखा हो तो हम क्या मान लेते हैं कि बी ऑप्शन में यहां पर सभी होना चाहिए था, मतलब सभी अजीत लंबा है, यही निकल कर आएगा। और अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी मिलता है, ये बात तो आप जानते हैं, मतलब सभी अजीत लंबा होगा, ये बात 100% सही होगा। अगला कह रहा अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, ध्यान दीजिएगा अजीत लंबा तो है लेकिन अजीत क्या खिलाड़ी है, खिलाड़ी अलग दे रखा है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, गलत बन जाएगा। अगला कह रहा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। जब दूसरा निष्कर्ष निकल चुका है तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, यानी डी ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। और ये दोनों डायग्राम से हमने चेक किया तो बी ऑप्शन 100% सही होगा, ठीक है ना। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा ये न्याय निगमन का एक तरीके से प्रश्न पूछा गया था, तो आप ये भी नोट करते चलिए कि कौन कौन सा चैप्टर आरआरबी एनटीपीसी के लिए रीजनिंग का इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी का। क्वेश्चन क्या है, एक विशिष्ट कोड भाषा में एक ड्राइवर को किसान कहा गया, किसान को इंजीनियर कहा गया और इंजीनियर को डॉक्टर कहा गया, तब खेत कौन जोतेगा। ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है और ऐसा प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, एक नोट पॉइंट जरा बनाइएगा, क्योंकि अगर जो बच्चे ये नहीं जानते होंगे या पहली बार इसको देख रहे हो तो वो नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। यदि प्रश्न में कहा जाए लगा हो तो सबसे पहले FACT फैक्ट पर जाते हैं, सबसे पहले फैक्ट पर जाते हैं और फैक्ट के आगे वाला हमारा उत्तर होता है, और फैक्ट के आगे वाला हमारा उत्तर होता है। ये नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करना होगा तो इस नोट पॉइंट को ध्यान देना होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, खेत कौन जोतेगा, खेत कौन जोता, फैक्ट क्या होगा, आप ये बताइए सबसे पहले कि खेत को कौन जोतता है, किसान जोतता है, यानी किसान की बात करेंगे तो किसान, ये फैक्ट हो गया। भाई खेत कौन जोतता है, किसान जोतता है। और हमने नोट क्या लिखा है कि यदि प्रश्न में कहा जाए लगा हो तो सबसे पहले फैक्ट पर जाते हैं और फैक्ट के आगे वाला हमारा उत्तर होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर किसान फैक्ट है, और यहां पर देखिए किसान यहां पर भी लिखा और किसान यहां पर भी है। देखिए किसान के पीछे ड्राइवर है और यहां किसान के आगे इंजीनियर है, तो जो फैक्ट होगा उसके आगे वाला उत्तर होगा। फैक्ट के जो पीछे लिखा है ड्राइवर उसको उत्तर नहीं बोलेंगे।
तो बात यहां पर यह है कि खेत किसान जोतता है और किसान को क्या बोला गया है? इंजीनियर बोला गया है। मतलब खेत कौन जोतेगा? इंजीनियर जोतेगा। यानी सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन निकल कर आएगा, इंजीनियर। अब हम आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का जो आप देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 2016 में जो पेपर लास्ट कराया गया था आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है ना। तो आप रिवीजन करते चलिए और रीजनिंग की किताब से बढ़िया से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो मान के लिए शेर है वह चिड़िया खाने के लिए है। कहना चाहता है कि जिस प्रकार से मान का संबंध शेर से है उसी प्रकार से चिड़िया खाने का संबंध किससे होगा? तो चिड़िया खाने का संबंध किससे होगा? चिड़िया से होगा, क्योंकि जो चिड़ियाएं हैं वही चिड़िया खाने में रहती हैं, ठीक है ना। चिड़िया खाने में भेड़, मगर या सांप नहीं रहते हैं। कौन रहते हैं? चिड़ियाएं रहती हैं। तो यही इसका सही उत्तर होगा। अब हम आरआरबी एनटीपीसी के अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे। इस टाइप के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। आइए अगले चैप्टर के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विवरण लिखा हुआ है और पहला विवरण क्या है? बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। दूसरा विवरण क्या है? माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? इस विवरण को दोनों को पढ़ करके आपको निष्कर्ष बताना होता है कि क्या ये निष्कर्ष इस विवरण को फॉलो कर रहा है या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सभी माताएं पागल होती हैं। इस विवरण को पढ़ करके ध्यान से देखिए, क्या कहीं भी ऐसा निकल के आ रहा है कि सभी माताएं पागल होती हैं? बिल्कुल नहीं। पहले में कह रहा बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, दूसरा कह रहा माताएं पागल लोगों की तरह बोला है, ठीक है। जैसे पागल लोग होते हैं उनकी तरह कभी कभी क्या करती हैं? वो बच्चों पर चीखती हैं। तो चीखने का मतलब ये नहीं होता कि सभी माताएं पागल होती हैं। ये बात बिल्कुल क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कह रहा बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं माताओं के चीखने के कारण नहीं, अपनी गलत हरकतों की वजह से शरारती होते हैं या गलत संगति की वजह से वो शरारती हो जाते हैं। तो ये बात भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। यहां दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है, यानी ऑप्शन कौन सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही निकल कर आएगा कि फर्स्ट और सेकेंड निष्कर्ष दोनों इसका अनुगमन नहीं करते हैं। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जामों में बहुत पूछ रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा कि जो निष्कर्ष होगा वो कथन को फॉलो करना चाहिए, और निष्कर्ष कभी भी कथन के निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, जो निष्कर्ष होना चाहिए वो कथन से बिल्कुल संबंधित होना चाहिए। आप अगर हट करके बात करेंगे निष्कर्ष में तो ऐसे निष्कर्ष क्या होंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? आरआरबी एनटीपीसी के अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे, जो कि पूछा गया था एग्जाम में प्रश्न। तो चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या था जो कि एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही सेट आपको बार बार लगाता चलूंगा और हर सेट को धीरे धीरे लगाते ले चलूंगा, तो पढ़ते चलिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मनोज और हरीश तबला बजाते हैं, केतन व हरीश ड्रम बजाते हैं, मनोज व जेकब बांसुरी बजाते हैं, जेकब और केतन वायलिन बजाते हैं। इनमें से कितने दो वाद्य यंत्र बजा सकते हैं? तो आइए जरा लगाते हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के इधर लिख लीजिए और इधर वाद्य यंत्र। अब व्यक्ति कौन कौन से हैं? पहला मनोज, उसके बाद मनोज के बाद देखेंगे तो कौन सा? हरीश है। इसके बाद केतन, केतन के बाद अगला जेकब, जेकब हो गया। और कोई तो नहीं बचा? चलिए बचा होगा, देख लिया जाएगा। कौन कौन से वाद्य यंत्र है जरा उसको देख लिया जाता। देखिए इसमें तबला का नाम है, तबला के बाद क्या दिया हुआ है? ड्रम, ड्रम के बाद अगला देखेंगे तो बांसुरी, और बांसुरी के बाद वायलिन। ये है।
चलिए प्रश्नों का ये सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या था इसमें, ध्यान दीजिएगा। मनोज और हरीश तबला बजाते हैं। मनोज तबला बजाता है और हरीश भी तबला बजाता है। जो कह रहा है, देखिए मनोज और हरीश को तबला बोला था, हमने तबला पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तबला ये दोनों बजाते हैं। अगला लाइन है केतन व हरीश क्या करते हैं, ड्रम बजाते हैं। केतन ड्रम बजाता है, हरीश भी ड्रम बजाता है। अगला मनोज व जेकब बांसुरी बजाते हैं। मनोज बांसुरी बजाता है और जेकब भी बांसुरी बजाता है। अगली लाइन है जेकब और केतन वायलिन बजाते हैं। जेकब वायलिन बजाता है और केतन भी क्या करता है, वायलिन बजाता है। तो मनोज ड्रम और वायलिन ही बजाता है। हरीश की बात करेंगे तो ये बांसुरी वायलिन ही बजाता है। केतन की बात करते हैं तो तबला और बांसुरी नहीं बजाता है। और जेकब की बात करें तबला और ड्रम नहीं बजाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कितने दो वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। तो दो वाद्य यंत्र आपका मनोज भी बजा रहा है, कौन कौन, तबला बांसुरी। हरीश भी दो बजा रहा है, तबला और ड्रम। केतन भी दो बजा ले रहा है, ड्रम और वायलिन। और जेकब भी दो बजा रहा है, कौन सा, बांसुरी और वायलिन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, चारों के चारों ऐसे हैं जो दो वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन 4 आएगा। अब हम आरआरबी एनटीपीसी के अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए कि अगला क्वेश्चन क्या दिया था। ठीक है ना, जो भी हम करा रहे हैं आप इस टाइप के प्रश्नों को जरूर प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आपको एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि सीरीज का दे रखा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है, यानी इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा एक है जो गलत है। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और ये 7 का क्यूब है। तो यहाँ पर 4 का क्यूब आना यानी 64 आना चाहिए था, यानी ये 50 गलत दे रखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे एनटीपीसी के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 छात्रों की कक्षा में सेमुअल सबसे छोटा में 8वां है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, ये रैंकिंग का प्रश्न है और रैंकिंग में कुल बराबर बाएं प्लस दाएं -1 ये फार्मूला करते हैं, या टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं। ठीक है ना, या हम कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1 करते हैं। तो एक काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटा की बात किया है तो बाएं दाएं की जगह आप छोटा प्लस बड़ा -1 कर लीजिए। छोटा प्लस बड़ा -1। छोटे में देखिए कुल टोटल दे रखा है 26, तो टोटल यहाँ 26 ले लेंगे। छोटे में 8वां है तो यहाँ 8 ले लीजिए, बड़ा आपको निकालना है -1। 8 में कम करेंगे 7 आएगा, तो 26 में यहाँ 7 माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस करेंगे तो 16 7 9 कितना आ जाएगा, 19 7 26। ये आपका सी का सही उत्तर हो जाएगा। बड़ा आसान था रैंकिंग का, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये प्रश्न मैं कराता हूँ जो कि फार्मूला बेस है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे जो कि एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगली संख्या श्रेणी में क्या है, ये सीरीज का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि अगला यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो 5 में 2 कम करेंगे 3 आएगा, 6 में 4 2 7 6 -100। देखिए 765 में -123 करेंगे 642 होगा, और 642 में भी -123 करेंगे तब क्या होगा, 519 आएगा, क्योंकि 12 3 9 3 और 2 करेंगे तो 1 और 6 1 5। उसी तरीके से यहां पर भी क्या होगा, -123 करेंगे। ध्यान दीजिएगा 9 3 6 11 2 9 और 4 1 3, यहां पर भी -123 करेंगे, अगला भी -123 जाएगा। और 273 में 123 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 0 7 2 5 150, मतलब अगला संख्या 150 होगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, सी। तो बहुत ही आसान था। इसका पहचानने का तरीका क्या होता है कि जब आपको लगातार संख्या घटते क्रम में दिखाई दे
और प्रथम पद और अंतिम पद में अंतर कम हो तो वहां पर घटाव श्रृंखला का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर घटती आपको दिखाई दे सीरीज और प्रथम और अंतिम पद में अंतर ज्यादा होता है तब भाग श्रृंखला का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ प्रथम और अंतिम पद में कोई खास अंतर नहीं था और ये लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा था। तो लगातार अगर डिक्रीज होगा तो वहां पर क्या होगा, आपका माइनस श्रृंखला या घटाव श्रृंखला लगेगा। तो इसका सही उत्तर आपका सी ऑप्शन होगा। अब हम आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला क्वेश्चन क्या था जो कि एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है। कह रहा है एक परिवार है, यहाँ ध्यान दीजिएगा पी व आर एक विवाहित जोड़ा है। तो एक काम कर लेते हैं, पी और आर का विवाहित जोड़ा बोला है तो जहां पर मैरिज रिलेशन होता है वहां पर बोलता हूं कि डबल लाइन आपको इसे बनाना होता है, बराबर का लाइन। ये बराबर का लाइन विवाहित जोड़ा को दिखाता है। लेकिन इन दोनों में पति पत्नी कौन है ये आप देखेंगे तो खाली विवाहित जोड़ा बोला है, आगे आगे क्लियर होगा, ठीक है ना। उसके बाद कहीं देखेंगे तो पी कह रहा है कि पी की लड़की एस है, पी की लड़की एस है। तो हमने क्या किया, लड़की बोला था तो एक लाइन इसको हमने नीचे कर दिया ये, और लड़की बोला था तो गोला बना दिए, चाहे आप माइनस कर लीजिए। अगला क्या कह रहा है कि आर का पुत्र क्यू है, आर का पुत्र क्यू है। फिर कह रहा है लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, क्यू की माता आर नहीं तो ये पिता हो जाएंगे फिर इसके, क्योंकि यहां पर इसका पुत्र है। और कह रहा है ध्यान दीजिएगा लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, और क्यू की माता आर नहीं तो फिर आर इसके पिता हो जाएंगे। अगला कह रहा है आर का भाई टी है, आर का भाई टी है। फिर कह रहा है यू एस का भाई है, ध्यान दीजिए यू एस का भाई है। तो प्रश्न कह रहा है तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष है, आपको पुरुषों की संख्या बताना है। तो पुरुष कितने में, एक, क्योंकि ये महिला हो जाएंगी, ये दोनों पति पत्नी, अगर ये पुरुष होगा तो ये महिला हो जाएंगी। एक पुरुष, 2, 3 और एक ये 4। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी ना, 1, 2, 3 और 4। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा जो कि आप ब्लड रिलेशन का प्रश्न देख रहे थे। अब आरआरबी एनटीपीसी के अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कोई खास टफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी वहां पर कम समय में जल्दी से लगा पाएंगे। अभ्यास नहीं करे रहेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चिन्हों के सही सेट का चयन करें। इस टाइप क्वेश्चन होता बड़ा आसान होता है लेकिन टाइम टेकन होता है। क्यों टाइम टेकन होता है, क्योंकि चारों ऑप्शन को चेक करना ही पड़ता है और कोई विकल्प नहीं है। जहां पर ऑप्शन चेक करने की बात करता है वहां पर आपको चारों ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी उठाकर जल्दी से रख दे तो काम हो जाएगा। हाँ, ऐसे प्रश्न के लिए काम कर सकते हैं कि सबसे पहले आखिरी ऑप्शन से चेक करना शुरू करें, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर या तो डी सही होता है या तो सी सही होता है। हम ऊपर से चेक ना करके क्या करेंगे, नीचे से चेक करना शुरू करेंगे। तो आइए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से तो पहला प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे, फिर भाग है तो यहाँ भाग का प्रयोग करेंगे, और माइनस है तो माइनस। आप कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद 26 के बराबर आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बोर्डमास का नियम आपको पता होना चाहिए। बोर्डमास, ठीक है ना। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, या इसी को बोलते हैं हिंदी में कोष्टक। और कोष्टक कौन कौन से होते हैं, ये ब्रैकेट हो गया। ओ का मतलब ऑफ, आप का मतलब क्या होता है का। पहले सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर का को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डी का मतलब होता है क्या, डिवीजन का मतलब भाग को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणे को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब प्लस को सॉल्व करेंगे, तब जाके लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी हम माइनस को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोर्डमास नियम का प्रयोग करके ही आप इसको सॉल्व करेंगे, तब आपका सही होगा। ये नहीं कि पहले हम प्लस कर दे, भाग कर दे, फिर माइनस कर दे, हमारा आ जाए, ऐसा नहीं है ना। नियम के हिसाब से इसमें सबसे पहले भाग साल होगा, फिर प्लस होगा, फिर जाकर के आपका माइनस होगा। तो आइए इसी पे इसको सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा डी ऑप्शन सही है या नहीं। तो 16 में 4 से भाग देंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौके कितना आ जाएगा 16, तो 34 + 4 - 12 = 26 आएगा। अब
हम प्लस करेंगे 34 4 38, ये हो जाएगा -12 बराबर 26, और 8 में 2 6 3 है, तो 26 बराबर क्या आ गया, 26 के बराबर आ गया। मतलब डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे आपको, एनटीपीसी के जो एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए हम अगला प्रश्न अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन जो है पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, जोशी ने चित्रा से कहा, ये मान लीजिए जोशी है और ये चित्रा है। जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी मतलब चित्रा की। जोशी यहां चित्रा से कह रही है या कह रहा जो भी है, तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी पुत्री, तो यहां पुत्री बना लीजिए, तुम्हारी मतलब चित्रा की पुत्री, ठीक है ना। तो तुम्हारी पुत्री के पिता, पुत्री के पिता मतलब चित्रा के जो पति हो जाएंगे वही इसकी पुत्री के क्या लगेंगे, पिता लगेंगे। ध्यान समझिएगा, ये जोशी जो है ये चित्रा से कहना चाहता है यहां पर, कहा कि तुम्हारी मतलब तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे मतलब जोशी के, मेरे भाई के ना। तो हम एक काम करते हैं, यहां हम जोशी बना लेते हैं और कह रहा है कि यहां पर जोशी कि तुम्हारी पुत्री के जो पिता हैं वो मेरे भाई के, मतलब इनका ये भाई बना लीजिए, मेरे भाई के क्या हो रहे हैं, पुत्र हो रहे हैं। ठीक, प्रश्न ध्यान दीजिएगा। जोशी ने चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री के जो पिता हैं वो मेरे भाई के पुत्र हैं। तो पुत्र के लिए एक लाइन हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। अब प्रश्न क्या बताना है कि चित्रा की पुत्री से जोशी के भाई का क्या रिश्ता है। ब्लड रिलेशन में आपको शुरू से बताता हूं कि से का की तरफ चलते हैं और जिसके साथ का लगता है वही हमारा उत्तर होता है। तो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, चित्रा की पुत्री से, पुत्री यहां इसके साथ से लगा हुआ है, और जोशी के भाई का, भाई ये है, इसके साथ का लगा हुआ है। तो से हम का की तरफ चलेंगे। यहां पर ये इसके पिता हैं और पिता के ये पिता हैं, तो पिता के जो पिता होते हैं वो क्या लगते हैं, दादा। यानी जोशी का जो भाई होगा वो चित्रा की पुत्री का दादा लगेगा। तो सही उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन। अब हम ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन देख लिए। अब हम क्या करेंगे, आरआरबी एनटीपीसी के अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे। ये देखेंगे कि 2016 में अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, ठीक है। उस प्रश्न को हम देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विवरण दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया हुआ है। विवरण क्या है, ए और बी 2 पॉइंट है। पहला कह रहा है इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। फिर दूसरा विवरण है कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। अब निष्कर्ष को पढ़ करके ये बताना होगा कि क्या विवरण को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला कह रहा है कि कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता है। क्या यहां पर यह बात कहा था, क्या विवरण में यह बात कही गई है कि कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी निष्कर्ष हो, चाहे आप निष्कर्ष का कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, पूर्वधारणा कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ भी या विवरण टाइप का हो, तो इसमें क्या होता है कि निष्कर्ष अगर कथन से अलग हो जाए या निष्कर्ष में कथन से हट करके बात कही जाती है तो वो बात 100% गलत हो जाती है। यहां पर भी कह रहा है कि कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रहता, ये थोड़ा बोला, यहां तो बोला है कि इन दिनों कॉलेज शिक्षा खर्चीली हो गई है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए। अब गरीब को पहुंच होनी चाहिए कि नहीं, क्या यहां पर कहीं गरीब का जिक्र किया है, नहीं किया है, क्योंकि अलग बात कह दिया है। अगर विवरण से अलग निष्कर्ष हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां गरीब की बात कर रहे, जबकि क्या कर रहा है, कॉलेज शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित होनी चाहिए, तो गरीब का जिक्र नहीं है। पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो अलग बात हो जाती है। अगर हल्का सा भी आप टॉपिक से भटकेंगे निष्कर्ष में तो निष्कर्ष हमेशा गलत होगा, ये बात आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होगा, तो यहाँ डी ऑप्शन जो होगा, जो दोनों का अनुसरण नहीं करते, ये सही उत्तर होगा। अब हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे जो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं।
अगला प्रश्न है जो अनोखा है वह मालूम करें, मतलब जो इनमें सबसे भिन्न है उसको बताना है। ध्यान दीजिएगा, मंदिर, महल, घर ये एक जैसा है, लेकिन ईंट की बात करें यहाँ पर तो ये सबसे अलग है। ईंट यहाँ पर अलग है, तो यही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि मंदिर, महल या घर इसमें रहने के लिए आदमी काम कर सकता है, लेकिन ईंट में नहीं रह सकता, ये सबसे अलग होगा, इसलिए क्या होगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे। एनटीपीसी का ही अगला प्रश्न देख लिया जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई तो अब घड़ी शाम को 6:30 दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना होगा। 2 घड़ी है, एक वास्तविक घड़ी है और एक वो घड़ी है जो कि आपकी क्या हो रही है, 5 मिनट तेज चल रही है। ये 2 घड़ियां हैं, एक 5 मिनट तेज जा रही है और एक वास्तविक घड़ी है, और दोनों को जो सेट किया गया था वो दोपहर को 12 बजे सेट किया गया है। पहले इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे हम। 12 बजे दोनों को सेट किया गया है। ध्यान दीजिएगा, दोनों को 12 बजे सेट किया गया है। ये 5 मिनट तेज चल रही है हर घंटे में, मतलब इसमें 1:05 होगा तब यहां 1 बजेगा, और जब यहां 2:10 होगा तब यहां पर क्या होगा, 2 बजेगा। ये घड़ी हर घंटे में, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ 1 घंटा वास्तविक चल रही है, लेकिन ये जो घड़ी है वो हर घंटे 1 घंटा 5 मिनट चल रही है। इसका मतलब जब यहाँ 3:15 होगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 4:20 होगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 5:25 होगा तो यहाँ 5 होगा, और 6:30 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 6 बजेगा। तो कह रहा है कि घड़ी शाम को 6:30 दिखा रही है, वास्तविक समय कितना है, तो वास्तविक समय कितना हो रहा है, कब, जब 6:30 दिखा रहा था तो वास्तविक समय कितना हो रहा था, 6 हो रहा था। या तो सिंपल एक काम कर सकते थे, 12 से लेकर 6 तक टोटल 6 घंटा होता है, और 1 घंटे 5 मिनट तेज हो रही है, तो 5 गुणे आप सिंपल 6 करेंगे, 6×5 = 30, मतलब उस घड़ी ने 30 मिनट ज्यादा दिखाया था, तो 6:30 में हम डायरेक्ट 30 मिनट क्या करते, माइनस कर देते, तो हमारा उत्तर क्या होता, मिल जाता वास्तविक घड़ी का। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, शाम को 6 निकल कर आएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे जो कि एनटीपीसी में पूछा गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी में 10 बज रहे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी। तो इस प्रश्न को 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला, आप चाहें तो घड़ी बना लीजिए सिंपल, ये हमने घड़ी बना लिया। अब घड़ी में 10 बज रहा है, ये ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब अगर ये 11 पे यहां जाएगी तो 30 डिग्री कोण बन जाएगा, और यहां से यहां तक 12 में भी कितना होगा, 30 डिग्री, यानी 10 से लेके 12 तक की बात करते हैं तो टोटल कितना आएगा, 60 डिग्री। यही इसका उत्तर होगा। इसी को दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं, 10 बजे आपको कोण निकालना है, आपको फार्मूला बताया था, घंटा गुणे 60 माइनस मिनट गुणे 11/60। ये फार्मूले पे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अगर ना समझ में आए तो क्लॉक चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, इसका वीडियो डाला हुआ है, आप जो हमारा यूट्यूब चैनल संदेश कैरियर पॉइंट उस पर जाकर के इसके प्रश्नों को देख सकते हैं। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। घंटे की वैल्यू 10 है तो 10 गुणे हम 60 कर लेंगे, मिनट 0 है तो 0 गुणे 11 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, बटे में क्या होगा, 2 ना, तो ये सॉल्व करेंगे तो 600 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, बटे 2 सॉल्व करेंगे तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा। इसके बाद एक नोट पॉइंट लिखवाए थे हम घड़ी वाले में, 180 डिग्री से अधिक कोण आता है तो 360 डिग्री से माइनस करते हैं, और 360 में अगर 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री, यही उत्तर आएगा। ठीक है ना। तो जब भी यहाँ पर देखिए 300 डिग्री आया था, तो ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री से अधिक कोण आता है तो 360 में माइनस करेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा, 60 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है ना। बाकी ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखते चलिए और जितना पढ़ाया जाए उसको रिवीजन करते चलिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 10 के पास कुत्ते हैं, 5 छात्रों के पास तोते हैं।
यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां व कुत्ते दोनों हैं तथा एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों है तथा 3 के पास तोते व बिल्लियां दोनों हैं तथा ऐसा कोई भी नहीं जिनके पास ये तीनों हो, तब कितने ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले आप ऐसे बना लीजिए, ये डायग्राम है। टोटल 26 है, कुल कितने छात्र? 26 छात्र है। कह रहा है 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, ये ले लेते हैं बिल्ली। 14 के पास बिल्लियां हैं, 10 छात्र के पास कुत्ते हैं, ये मान लीजिए कुत्ते ले लिए, ये 10 कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बाहर क्यों लिख रहे हैं? 14 का मतलब भी पूरे गोले में 14 आना चाहिए, 10 का मतलब भी पूरे गोले में 10 आना चाहिए। अब ये 10 आपका बिल्ली में भी जा सकता है, नीचे भी आपका आ सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 14 छात्र के पास कह रहा था बिल्लियां, तो हमने 14 बिल्ली कर दिया। 10 के पास कुत्ते हैं, 10 का कुत्ते कर दिए। 5 छात्रों के पास तोते हैं, तो ये हमने तोता कर दिया, और यहां पर क्या कर दिया हमने? 5। यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां व कुत्ते दोनों हैं, 4 के पास बिल्ली और कुत्ता दोनों है तथा एक छात्र के पास कुत्ता व तोता दोनों है। एक छात्र के पास यहां पर क्या होना चाहिए? कुत्ता और तोता दोनों आना चाहिए, ठीक है। ये लाइन में हमने देख लिया। अब अगला क्या कह रहा है? तथा 3 के पास तोता व बिल्लियां दोनों है। 3 के पास तोता और बिल्ली दोनों है। कह रहा है कि तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिनके पास ये तीनों है। इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिनके पास यहाँ पर तीनों, मतलब ये डब्बा क्या है? खाली होगा, ठीक है ना। तो अगला हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जिनके पास तीनों हो, तब कितने ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आइए काम करते हैं, लगाते हैं। टोटल इसमें 14 रखना था, 4 है, ये 3 है। 4 3 कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। ये आपका 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, 1 है, 4 का मतलब क्या करेंगे? यहाँ पर एक यहाँ पर बना कर रखा है, यहाँ पर कोई आपको रखना ही नहीं है, क्योंकि ये साफ लाइन कर दिया है कि तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिनके पास ये तीनों है, मतलब यहाँ पर कुछ भी आपको रखना ही नहीं है। तो 5 यहाँ पे, 3 1 4, 1 यहाँ और रह जाएगा, और यहाँ 10 कुत्ते हैं, तो 4 1 5 है, तो और 5 यहाँ रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 14 टोटल है, तो 4 3 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7। ध्यान दीजिएगा, ये केवल को दर्शाता है। इसका मतलब केवल 7 लोग ऐसे जिनके पास बिल्लियां हैं ना, और 14 का मतलब 14 बिल्ली का मतलब है कि ये 14 आपके कुत्ते में भी जा सकते हैं और आपका तोते में भी जा सकते हैं। उसी तरीके से 5 लोग ऐसे हैं केवल जिनके पास खाली कुत्ता ही है, ठीक है। तो ये 7 का मतलब सिर्फ इतने भाग को दर्शाना है। ये 7 आपका क्या होगा? इन दोनों गोले में आपका नहीं जाएगा। अब आपको करना क्या होगा कि ये बताना है कि ये तीनों है, तब कितने ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो टोटल जरा जोड़ लेते हैं इसको। 7 + 5 12 + 4 16, 16 + 1 17, 17 + 3 20, और 20 + 1 21। टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा? 21 आएगा। 7 5 12 4 16 17 3 20 1 21 हो जाएगा, और टोटल कितना है? 26। क्योंकि कहना चाहता है कि तब कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। टोटल 26 यहाँ दे रखा है, 21 के पास क्या हो रहा है? कुछ न कुछ है, तोता बिल्ली और आपका कुत्ते में से कुछ न कुछ है। तो 26 में से अगर 21 माइनस कर देंगे तो 5 तो ऐसा बचेगा जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। ये 5 ऐसे हैं, यानी सी ऑप्शन क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। ध्यान दीजिए, ये जितना दे रखा 7 4 5 1 3 1 जोड़ दी, चूंकि तीनों तो मना कर रखा था कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो तीनों एक साथ रखा हो। तो ये हमारा कटा हुआ है, तो हम सबको जोड़ करके और टोटल में से इसको हम माइनस कर देंगे, जो 21 हमारा आया था वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न। इसी तरीके से आगे मैं आपको कराता रहूंगा, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई समस्या आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना के लिए जो है धन्यवाद।